नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। भारतीय बाजारों के लिए जो माहौल है, वो माहौल में बहुत हद तक चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। यानी कि जीएसटी का नंबर आ चुका है, यानी कि आपका गवर्नमेंट की तरफ से बड़े रिफॉर्म हो चुके हैं, ब्याज दरों में कटौती हो चुकी है, टैरिफ को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी ईज ऑफ हो चुकी है। और इन सब के पीछे भारतीय बाजार भी ना चले हैं, लेकिन टूटे भी नहीं। थोड़ी थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल से आनी शुरू हो गई है। तो क्या हम मान के चलें कि बाजार में सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल इन द मार्केट, या अभी भी कुछ कंसर्न्स खड़े हैं? इन सब पे बातचीत करते हैं। हर बार हमारे साथ कोई ना कोई जानकार होता है और आज भी हमारे साथ एक और माने जाना चेहरा बाजार का मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ श्री संजय सिन्हा सर मौजूद हैं, जिनसे हम समय समय पर बातचीत करते ही रहते हैं और पूछते रहते हैं उनके थॉट प्रोसेस मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ उनसे हम चर्चा करते रहते हैं अलग अलग चीजों को लेकर भी। संजय सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक टाइट शेड्यूल में से आपने समय निकाला और आज हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत कुछ है बात करने को। जहां हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी और आज हम जहां खड़े हैं, उस समय पर सारा का सारा बादल था टैरिफ के ऊपर। अब वहां से थोड़ा शिफ्ट होके हम आ गए हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड पे, जहां जीएसटी को लेके गवर्नमेंट ने एक बड़ा रिफॉर्म कर दिया है। और साइमल्टेनियसली टैरिफ के बादल भी थोड़े थोड़े अब छटते हुए से दिख रहे हैं, क्योंकि दोबारा बातचीत शुरू हो गई है दो पक्षों के बीच में। एटलीस्ट हायर लेवल पर तो दोनों की जो बातचीत है वो बर्थडे से शुरू हुई है। तो आप कैसे देख रहे हो ये सिचुएशन में? निफ्टी सोफार या इंडेक्स सोफार एटलीस्ट होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो हम क्या कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, या लग रहा है कि थोड़ा सिचुएशन पहले से ईज ऑफ हुई है? तो सुमित, उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जो पहली तिमाही के रिजल्ट आए हैं उनको अगर आप थोड़ा सा उसकी विश्लेषण करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे बाजार को हम लोग चार भाग में बांट देते हैं: कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल। तो जब हमने पहली तिमाही के जो रिजल्ट थे उनका आकलन किया, तो हमने पाया कि ओवरऑल अगर आप नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो वो करीब 9% की थी ईयर ऑन ईयर। लेकिन ये जो चार समूह जो मैंने आपको बताए, उसमें जिस समूह का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा वो था कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स का। तो अब अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो जीएसटी पे रियायत दी गई है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब तक रूरल कंजम्पशन में थोड़ी रिवाइवल तो आ ही गई थी, अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी ढीली सी गतिविधि थी। लेकिन इस जीएसटी के रिलैक्सेशन के बाद अर्बन कंजम्पशन भी अगर रिज्यूम कर जाता है, तो मेरे ख्याल से ये जो कंजम्पशन जो भारत के अर्थव्यवस्था का मूल पिलर जिसको माना जाता है, उसमें अगर गतिविधि तेज हो जाती है, तो हमारे ख्याल से ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक ग्राउंड वर्क है जो कि बाजार को एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। दूसरा, मैं समझता हूं कि पिछले जो 7-8 महीने गुजरे, उसमें एफआईआई की सेलिंग बहुत ज्यादा रही। और अब फेड रेट के कटौती के बाद या तो इस सेलिंग में थोड़ी रुकावट आ सकती है, या हो सकता है इसका रुझान बदल भी जाए। तो जो एक सेकेंड फैक्टर लिक्विडिटी का था, जो भारतीय बाजार पर भारी पड़ रहा था, डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो थी ही, लेकिन फॉरेन लिक्विडिटी जो है वो नेगेटिव थी। तो अगर वो भी हट जाता है, तो बस एक ही हमारे सामने अड़चन रह गया, वो रहा टैरिफ का। और जैसा कि आपने कहा कि उस पर भी कुछ ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल्स मिल रहे हैं। लग रहा है कि हमको उसके प्रति अ, उत्साहित ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक व्यू रचना बन गई है, जो दिवाली तक बाजार की जो व्यू रचना है उसको ऊपर की तरफ ले जाने की है। तो संजय सर, आप डिकेड से मार्केट में हो, अलग अलग गवर्नमेंट भी देखी आपने, अलग अलग मार्केट के सिनेरियोज भी देखे। इस बार का जो नेगोशिएशन रहा है टैरिफ्स को लेके प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इंडिया का स्टांस रहा है एज अ कंट्री, क्या ये बाकी पुरानी सिचुएशन से कुछ अलग दिखा आपको? या आपको लगा कि हम थोड़े फर्म स्टांस पे वही रहे हैं, 50% टैरिफ पर भी हम झुके नहीं, कंटिन्यूसली खड़े हुए हैं, काम चल ही रहा है और गवर्नमेंट ने कोई स्टांस सॉफ्ट नहीं किया अपना? क्या ये सिचुएशन थोड़ी आपको अलग नहीं लगी पहले कंपैरिजन में? तो उसमें ऐसा है कि देखिए, जिस तरह से ये सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई, ये भी अप्रत्याशित थी। मतलब इन द सेंस कि हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं रहा कि
दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं वो इस स्तर तक नीचे इतनी तेजी से गिर गए हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ तो सरकमस्टांसेस ने इतनी तेजी से डेवलप किया कि उन्होंने हमको शायद रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया। प्लस जिस तरह से भारत पर टैरिफ थोपा गया, वो मेरे ख्याल से भारत की इकोनॉमिक साइज को देखते हुए, भारत के ग्लोबल इकोसिस्टम में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भारत की स्टेटस है या जो हम रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, उसको भी नजरअंदाज किया गया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे ख्याल से जो हमारा रिएक्शन रहा, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मैच्योर, एक डेवलपिंग देश की जो रिएक्शन होनी चाहिए वह उस तरह से रहा। और जो पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से पहल ज्यादा हो रही है एक ट्रेड सेटलमेंट की तरफ बढ़ने के लिए, हालांकि हमारी तरफ से उतनी ज्यादा उत्सुकता या ईगरनेस नहीं दिखाई गई है। मेरे ख्याल से ये सब एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो कि मेरे ख्याल से एक फेवरेबल आउटकम की तरफ हमें ले जाएगा। ओके संजय सर, अब आते हैं अगले पक्ष पे जो था अर्निंग्स। Q1 के अर्निंग्स के बाद क्या स्मॉल कैप मिड कैप में जो फ्रॉथ थी, जो स्टीम थी, वो निकल गई है, या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ स्टीम बाकी है और थोड़ा और अभी हल्का होना जरूरी है इस पूरे स्पेस को? या आपको लगता है कि नहीं, जिस दिन एफआईज लौटेंगे या बाजार स्टेबल होगा, सिनेरियो नॉर्मल होगा, यहां पर ज्यादा वापस खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ेगी? तो देखिए, पूरे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस को एक ही रंग से रंगना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है और इसमें हर तरह के जंतु हैं, मतलब गुड बैड और अगली तीनों हैं। और जो फ्रॉथ जनवरी में बन गया था, वो काफी हद तक तो मार्च तक के मेल्टडाउन में क्लियर हो गया। और उसके बाद के जो 6 महीने गुजरे, जिसमें लोगों को इन सब कंपनीज के फंडामेंटल परफॉर्मेंस को भी देखने का अवसर मिला, तो उसके बाद कुछ तो प्राइस करेक्शन हुआ है और कुछ अर्निंग्स में अपग्रेड हुए हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्राइस अर्निंग रेशियो मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत ज्यादा हो गए थे, वो काफी हद तक तो संभले हैं। लेकिन देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस है, इसमें ज्यादातर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर का ही इंटरेस्ट रहा है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक्सेसेस के पॉकेट्स तो हमेशा बनते रहेंगे। लेकिन जो ओवरऑल सिस्टमिक फ्रॉथ बन गया था, जो कि सितंबर 2024 से करेक्ट होना शुरू हुआ और फिर जनवरी में एक्सेलरेट हो गया, हमारे ख्याल से अब वो फ्रॉड काफी हद तक सिस्टम से बाहर है। ओके सर, दो मतलब जो सबसे बड़े ड्राइवर इंडेक्स के रहे हैं, उसमें एक है बैंक्स और दूसरा है आईटी। आईटी तो इस समय बिल्कुल बैकफुट पे बैठा हुआ है शांति से, क्योंकि वहां पर कंसर्न्स भी हैं। टैरिफ वाला तो छोड़ भी दिए, एआई एक और बड़ा कंसर्न खड़ा उनके लिए। और दूसरा बैंक्स में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में वैल्यू है, लेकिन हाँ मूव नहीं है। सो ये जो डेढ़ हिस्सा है बाजार का, आईटी और आधा बैंक, ये कैसे परफॉर्म करेगा गोइंग फॉरवर्ड? इसकी सिचुएशन आपको कैसे दिख रही है? तो अगर ये दोनों सेक्टर्स हेल्दीली मार्केट में पार्टिसिपेट किए रहते, तो आज हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाई पर पहुंच गए रहते। ठीक है। हम अपने प्रीवियस हाई पर इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और इनके पीछे अगर आप देखें तो कारण भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमें ये आकलन करना है कि क्या आगे जाकर इन दोनों सेक्टर्स पर सिचुएशन जो है वो क्या बदल सकता है। तो सबसे पहले चूंकि आपने आईटी की चर्चा की, तो अगर हम उसको लें तो आईटी पर आज सबसे बड़ा ओवरहैंग जो है वो है यूएस के कंपनीज की स्पेंडिंग को लेके। और ऐसा अब माना जा रहा है, जो कि अभी फेड रेट के कट के बाद जो हम आईटी स्टॉक्स में रैली भी देख रहे हैं, उससे यह समझा जा रहा है कि
अब स्पेंडिंग पावर जो है यूएस कंपनीज की और अच्छी हो जाएगी, तो हो सकता है आईटी को ज्यादा बिजनेस मिलेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आईटी में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जो पहले बहुत सारा रूटीन काम आईटी को आता था आउटसोर्स करके, वो काम अब बहुत हद तक एआई सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ऑर्डर साइज में भले बहुत ज्यादा गिरावट ना आए, लेकिन जो कंटेंट रहेगा उस ऑर्डर का उसमें बदलाव होगी। तो कंपनीज को, अपने जो आईटी कंपनीज हैं उनको अपने बिजनेस प्रोसेसेस को बदलने की जरूरत है। तो ये तो एक रहा। दूसरी जो मैं समझता हूं कि एक हेडविंड है आईटी सेक्टर की, वो है जो वीजा को लेकर जो बार बार अनाउंसमेंट्स आते हैं यूएस से, अगर वो उस पर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी तो वो भी हमारे ख्याल से आईटी सेक्टर के लिए अच्छा होगा। अब अगर हम आए बैंकिंग सेक्टर पे, तो बैंकिंग सेक्टर में देखिए पिछले तिमाही में अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें, तो अगर Q1 FY25 के कंपैरिजन में Q1 FY26 को कंपेयर करें, तो जो समूह जिस पर की प्रॉफिट ग्रोथ सबसे कम रहा, वो रहा बैंकिंग का। Q1 FY25 में बैंकिंग सेक्टर ने करीब करीब 20% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था ईयर ऑन ईयर। वही आंकड़ा Q1 FY26 में घट के 4% हो गया। तो कुछ तो दबाव आया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंप्रेस होने के कारण, और कुछ आया था एसेट क्वालिटी में खराबी आने के कारण। अब जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, तो मेरे ख्याल से जो एसेट पर दबाव है वो अब कम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग में हम शायद वर्स्ट अपने पीछे छोड़ आए हैं, और आगे बैंकिंग सेक्टर में मेरे ख्याल से ज्यादा पॉजिटिव हमें एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। आईटी के बारे में मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा समय और लगे बिफोर नॉर्मलसी या फिर एक स्ट्रक्चरल रैली जो है वो बिल्ड हो। तो संजय सर, डिबेट बहुत लोगों से मैंने पूछी भी, आपसे भी पहले बार मैं पूछ चुका हूं कि अगर आज आपको उस हिस्से पे जाना हो कि आप ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में से किसी एक को आइडेंटिफाई करना हो, तो आप किस साइड पे अब जाओगे? क्योंकि एक टाइम पर बाजार हुआ करता था वैल्यू बाइंग का, आज बाजार चेज करता है ग्रोथ को। सो आप किस साइड पे ज्यादा रेफरेंस रखोगे, या मिक्स प्लान रखोगे कि ग्रोथ भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए? मैं इस साइड जाऊंगा। तो देखिए, भारतीय बाजार जो है वो कई सालों से एक ग्रोथ मार्केट रहा है। हम वैल्यू तभी चेज करने चले जाते हैं जब बाजार में गिरावट आती है और हमें कहीं कहीं पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत पड़ती है, तो हमें वैल्यू में सेफ्टी दिखती है। लेकिन जिस तरह की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिसको कि हम अपने इक्विटी में रिफ्लेक्ट होना एक्सपेक्ट करते हैं, और जो हमारे लिए अगर आप थियोरेटिकल रूप में ले, तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा हेड जो है उसको हम इक्विटी मानते हैं। तो भारतीय बाजार में मेरे ख्याल से अभी भी ग्रोथ का जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से ज्यादा है। और आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देख लें, तो जिन सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ हुई है या जहां पर कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है, उन सब सेक्टर्स में ही आपको ज्यादा रैली या ज्यादा आपको एनर्जी दिखा है। मेरे ख्याल से अगले कुछ साल, कम से कम 3-4 साल तक, तो ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट का वर्चस्व वैल्यू के ऊपर रहेगा। तो सर, एक ही चीज है, अगर मैं ग्रोथ लेने चाहता हूं तो ग्रोथ तो महंगी मिलेगी, लेकिन कौन से लेवल तक ग्रोथ महंगी मैं चेज करूं, ग्रोथ एट व्हाट प्राइस, ये कैसे तय किया जाए? तो देखिए, उसको आप आइसोलेशन में तो नहीं देख पाएंगे सुमित, क्योंकि जो वैल्यू पर आप स्टॉक्स एक्वायर कर रहे हैं उसमें दो और फैक्टर्स का भी असर होता है। एक तो है लिक्विडिटी का, और दूसरा है इवेंट्स का। कई बार शॉर्ट टर्म में इवेंट्स सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर हावी हो जाते हैं, और उनके वैल्यूएशंस या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। साथ ही साथ लिक्विडिटी का भी प्रभाव स्टॉक्स के वैल्यूएशन पर काफी रहता है। इफ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इफ टू मच मनी इज चेजिंग वेरी फ्यू स्टॉक्स, यू विल फाइंड वैल्यूएशंस टू बी हाई। आज भारत में
जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल फिनोमेना है वो ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल मनी जो है वो इक्विटी में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है जिसको कि हमने देखा कि पिछले 8-10 महीने में बाजार ऊपर नीचे हुआ, टैरिफ हुई, टैरिफ इम्पोज की गई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स बाजार पर हावी रहे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के आंकड़े को एक बैरोमीटर माने तो उसमें अगर आपने देखा होगा, ना तो एसआईपी के नंबर कभी हिले, ना ही एक महीना छोड़कर कभी भी नेट फ्लोज टू दी इक्विटी मार्केट चेंज हुए। तो अगर म्यूचुअल फंड का बैरोमीटर हम लेके चलते हैं और उसी को समझते हैं कि डायरेक्ट भी रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भारतीय बाजार में जो आ रही है उसके कारण आपको इंडियन स्टॉक्स तो आगे के कुछ सालों तक चीप वैल्यूएशन पर मिलने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि कहीं कहीं पर आपको वैल्यूएशन के एक्सेसेस बनते हुए दिखेंगे, जो कि समय समय पर करेक्ट भी होंगे। जब तक ये करेक्शन रीजनेबल रहे, जैसा कि हमने सितंबर 24 से लेके मार्च 25 तक देखा, तो ये मैं समझता हूँ मॉडरेट करेक्शन है। अगर ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन होगा तो फिर करेक्शन विशियस हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है 2-3 बार होते हुए, 92 93 में, 2000 2001 में, 2008 में। जो कि मुझे लग रहा है कि उस तरह की विशियस करेक्शन भारतीय बाजार में नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी मेच्योरिटी भी है भारतीय निवेशक की जब वो स्टॉक्स खरीद रहा है। तो संजय सर, जो हर कुछ साल में कुछ नई थीम इमर्ज होती है। इस समय की थीम जैसे है सेमी कंडक्टर थीम हो गई, थोड़े दिन पहले ईवी था, उससे पहले ग्रीन एनर्जी था, अब बीईएसएस है, पहले एक बार ईएमएस हुआ करता था। तो ऐसे करके सेक्टर्स चर्न होते रहते हैं, ये नए नए थीम आते रहते हैं। सो कोई ऐसी थीम आपको लग रही है कि हाँ ये अभी कुछ समय तक रहने वाली है, इस पे बेट किया जा सकता है? तो सुमित, हम लोग हर साल एक स्टडी लॉन्च करते हैं जनवरी के महीने में। ये होते हैं सिट्रस एडवाइजर के टॉप 10 इश्यूज। हम लोगों ने पिछले साल के टॉप 10 इश्यूज में 5 ऐसे थीम हाईलाइट किए थे जो हमको लगते थे कि वो मल्टी ईयर थीम है। उनमें से 2-3 थीम्स ऐसे हैं जो मैं आज भी आपके सामने रख सकता हूं, जो मुझे लगता है कि उनमें अभी भी स्टीम है और हम आगे उसमें और भी वैल्यू अनलॉक होते हुए देख सकते हैं। उनमें से एक थीम जो है वो है हेल्थ केयर का थीम। जिस तरह से भारत में हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड है, तो ये मेरे ख्याल से हॉस्पिटल का स्पेस हो या डायग्नोस्टिक का स्पेस हो, फार्मा का स्पेस तो खैर है ही, लेकिन ये जो दो स्पेस हैं हेल्थ केयर के अंदर, हॉस्पिटल्स के और डायग्नोस्टिक्स के, वो मेरे ख्याल से अभी मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है बाजार के लिए। दूसरा जो थीम मैं समझता हूँ वो ये है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। क्योंकि कोविड के बाद एक बार को तो लगा था कि शायद ये पोस्ट कोविड एक स्पाइक हुआ है टूरिज्म में और उसके बाद वो सबसाइड कर जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक एंड्योरिंग थीम है। और आज जबकि हमको टैरिफ का सदमा लगा है, उसके बाद हम लोग भी बहुत सीरियसली टूरिज्म के प्रति जागरूक हो गए हैं, और भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म को एक बढ़ोतरी सरकार के तरफ से भी मिलने वाली है, जिसमें कि हमें एक्सपोर्ट के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो उसके साथ जो इतने टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होटल्स हों, एयरलाइंस हों, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हों, तो ये एक सेकेंड मल्टी ईयर थीम है जो मुझे आज भी लगता है कि वो रेलेवेंट है। और तीसरा जो मेरे ख्याल से थीम है जो रेलेवेंट है वो है वेल्थ मैनेजमेंट का। भारत में अब सेविंग्स पोटेंशियल पहले से कहीं ज्यादा है, और इसको चैनलाइज करने के लिए सब तरह के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो या तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मार्केट इंटरमीडियरीज हुए, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हुए, ये भी मेरे ख्याल से एक मल्टी ईयर थीम है। तो ये तीन जो थीम है सुमित, ये मैं समझता हूं कि ये काफी साल तक भारत के लिए रेलेवेंट रहेंगे। तो संजय सर, ये तो इमर्जिंग थीम रहे, और जो अपने ओल्ड ओल्ड हॉग्स हैं या फिर ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं, जैसे कि अपने वही सब लार्ज कैप, रिलायंस, टीसीएस एंड ऑल, एचडीएफसी बैंक एंड ऑल, इनमें क्या करें? क्योंकि ये तो वैल्यू है,
लेकिन चलेंगे नहीं, क्योंकि ये दे आर टू बिग। ये हिस्सा पोर्टफोलियो का रह के शांति तो दे सकते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकते। तो इनको कैसे कंसीडर किया जाए? तो इसमें देखिए, ऐसा भी होता है कि लार्ज कैप में भी कभी कभी मल्टी बैगर्स निकलते हैं। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था कि बैंकिंग में हो सकता है द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और हमने बैंकिंग की एक रैली तो देखी है, लेकिन अभी आगे और भी हमें देखना बाकी है। सो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से बैंकिंग स्टॉक्स को देखें, तो वो कुछ समय तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो नीचे नहीं जा रहे हैं। तो जब से ही ये जो उनके सामने की अपॉर्चुनिटी क्लियर होती जाएगी, जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर जो दबाव है, वो आरबीआई की रेट कट जब तक सिस्टम में स्टेबलाइज हो जाएगी, तो फिर वो सिस्टम से में ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव नहीं रहेगा। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें क्रेडिट ग्रोथ का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जिस दिन जो जीएसटी रेट कट का अनाउंसमेंट आया, उस दिन जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स थे उनमें रैली तो हुई, लेकिन जो रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसीज हैं उनमें भी रैली हुई। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन का एक रिफ्लेक्शन तो आपको बैंकिंग में भी दिखेगा और फाइनेंशियल्स में भी दिखेगा। तो मेरे ख्याल से वहां भी आपको लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, मेरे ख्याल से ऑटो को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करें। जिस तरह से भारत की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, भारतीय कंपनीज जो हैं वो दे आर कमिंग ऑफ एज। तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर में भी आपको आगे अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। तो इसलिए जो आपने कहा, शब्द का यूज किया, ओल्ड हॉर्सेस, तो ओल्ड वॉर हॉर्सेस में आपको अभी भी बैंकिंग, ऑटो, इनमें दिखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स इज जो है वो भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का एक रिफ्लेक्शन होगा, और उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। चलिए संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमसे बातचीत करी और अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे बातचीत करने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहे हैं।